अच्छा, ये हमारे कोर्स की वीडियो 2 है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन समझना है क्रिप्टो करेंसी का कि वो क्या होती है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं और हिस्ट्री समझनी है बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन की और कुछ टर्म्स समझनी है वॉलेट, माइनिंग, टोकन्स और ये सारी चीज़ें क्या हो। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो आप अगर आप आसान ज़बान में समझें, ज़्यादा इसको आप डिफ़िकल्ट वे में ना लेके जाएँ अगर हम, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको काफ़ी डिफ़िकल्ट वे में समझाते हैं। इसकी बेसिक सी डेफ़िनेशन जो है वो ये है कि डिजिटल मनी होता है। यानी जो पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शंस के दौरान काम आता है। पीयर टू पीयर, इसके अंदर किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डिजिटल मनी, उसके अंदर आपके जो इसके अंदर हमने डिफ़ाइन की हुई थी चीज़ें, बिटकॉइन क्या होता है और इथेरियम आ जाता है इसके अंदर। डिफरेंट तरह के और कॉइन्स जो हैं, ऑल्ट कॉइन्स, सोलाना हो गया, आडा हो गया या पोल्काडॉट हो गया, इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन्स क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाया करते हैं। डिजिटल मनी के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डिजिटलाइज्ड हों या जो ऑनलाइन हम यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए, कॉइन्स वगैरह डिफरेंट तरह के, वो सारा डिजिटल मनी होता है। अब वो पीयर टू पीयर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसके अंदर, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बैंक की आप मिसाल ले लें। अगर आप एक, इसको मैं आगे करके बनाता हूँ। अगर आप एक बैंक देखते हैं, ये एक नॉर्मल बैंक है। इसको अब 2 लोगों के दरमियान ट्रांज़ैक्शंस करवानी है। अगर इन 2 लोगों को ट्रांज़ैक्शन करनी है आपस में, तो इनका मीडिएटर जो होगा ना, जो बीच में बंदा आ रहा होगा, वो एक बैंक होगा। तो इससे ये होता है कि बैंक अपने चार्जेस वगैरह भी ले सकता है, या बैंक अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, या बैंक अगर जा रहा है, या बैंक को किसी तरह से एक्सपोज़ किया जा रहा है, तो उसके अंदर आपके जो फंड्स होते हैं वो हमेशा एक रिस्क के ऊपर रहते हैं। फिर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है ना, वो आता है प्राइवेसी का। ये चीज़ पता लग सकती है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। फिर वो टैक्स वगैरह, टैक्सेशंस वगैरह के अंदर भी मामलात आ जाते हैं, उसके अंदर हम नहीं जाएँगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होती है, जिस चीज़ को एलिमिनेट करती है ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वो होता है कि जो बीच में फेलियर्स आते हैं ट्रांज़ैक्शंस के दौरान, या स्कैम्स हो जाते हैं, या आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो की जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी या ये डिजिटल वर्ल्ड आप इसको कह लें, ये इस चीज़ को एलिमिनेट करता है। अच्छा, ये चीज़ काम कैसे करती है? अब इसके अंदर अगर हम देखें कि क्रिप्टो करेंसी तो समझ आ गया कि एक डिजिटलाइज़्ड बैंक है। बैंक की तरह काम करती है चीज़। नॉर्मल 2 पर्सन्स को, अगर 2 लोगों को आपस में ट्रांज़ैक्शंस करनी है, तो वो डिजिटल मनी का यूज़ करके कर सकते हैं। उन्हें किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर ब्लॉकचेन क्या है, बिटकॉइन क्या है, इसको हम समझते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन को कहते हैं, या ऐसे आप समझ लें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो इस सारे मीडियम को, इस सारे प्रोसेस को मीडिएट करता है। मतलब इस सारी, मतलब ट्रांज़ैक्शंस वगैरह को, या अगर कोई वॉलेट है जिसके अंदर पैसे रखे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है वो। उस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं। अब वो इस तरह से वर्क करती है, उसकी हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएँगे, कि आपको बेसिक सा ओवरव्यू दे दूँ। अगर मैं यहाँ से बॉक्स उठा लूँ, उसके हैशेस होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर ना, जितना भी ब्लॉकचेन के एड्रेसेस वगैरह होते हैं, या जो भी ट्रांज़ैक्शंस वगैरह सेव होती हैं, वो बॉक्सेस में सेव होती हैं। मतलब अगर कोई ब्लॉकचेन बन रही है, तो उसके अंदर जितने भी एड्रेस वगैरह सेव किए जाएँगे, वो इन बॉक्सेस के अंदर सेव किए जाएँगे, जो ना कोई इसके अंदर, मतलब 99% 99% ये पॉसिबल है कि कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इन चेन्स को। क्योंकि इसके अंदर अपने हैशेस होते हैं, इनके अपने कोड्स होते हैं इन ब्लॉक्स के, जिसको तोड़ना, जिसको क्रैक करना आसान नहीं होता। हाँ, अगर जब तक किसी के पास आपका प्राइवेट एड्रेस ना हो, आपके पासवर्ड्स ना हो, तब तक कोई भी इन चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ जो आती है कि ये डिफरेंट तरह के, जो इसकी अगर आप हिस्ट्री के ऊपर जाएँ, तो ये बिटकॉइन 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था। उसके बाद से डिफरेंट तरह के कॉइन्स आने लगे हैं, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे कॉइन हैं, एक्सआरपी। तो सबसे मेन जो कॉइन होता है वो होता है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन की अगर आप बात करते हैं, जो फादर ऑफ ऑल कॉइन्स है वो है बिटकॉइन। इसके बाद आ जाता है जो इससे छोटा कॉइन है, जो उसके बाद जिसे आप कहते हैं कि सेकंड बिटकॉइन बन सकता है, वो
इथीरियम है। इसके बाद डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स आ जाते हैं मल्टीपल लेवल के। ये डिफरेंट ओल्ड कॉइन्स आ जाते हैं इधर बहुत सारे। इसके अंदर आप XRP कर दें, चलें इसके अंदर आप सोलाना कर दें। फिर इसके अंदर अगर आपने रखना है तो इसके अंदर आप कार्डानो कर दें। इस तरह के XYZ बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं, ये ओल्ड कॉइन्स कहलाते हैं। अब इसी के अंदर मीम कॉइन्स भी आते हैं, स्मॉल कैप कॉइन्स, सारी चीज़ें इसी के अंदर लाया करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉइन है वो है बिटकॉइन। सही है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर, हर तरह की चीज़ों के अंदर। अब जो जिस तरह से एवोल्यूशंस आ रही है, जिस तरह से रिवॉल्व कर रही है ये टेक ब्लॉकचेन की, तो डिफरेंट कॉइन्स आते जा रहे हैं जो अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग-अलग तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जैसे इथीरियम एक अच्छा कॉइन है जिसके अंदर आप ट्रांज़ैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है। इसके अंदर गैस फ़ीस लो रहती है बिटकॉइन की बनिस्बत। और अगर आप सोलाना को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर गैस फ़ीस और भी ज़्यादा कम होती है इथीरियम से। अब गैस फ़ीस क्या होती है? एक ऐसी फ़ीस होती है जो ट्रांज़ैक्शंस के दौरान आपसे ली जाती है। जैसे अगर आप कोई प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ की फ़ीस देनी होती है ना, तो एक नॉर्मल सी फ़ीस होती है जो ट्रांज़ैक्शंस के दौरान आपसे ली जाती है। अब ये वेरी करती है आपकी ट्रांज़ैक्शन किस टाइम पर हो रही है और कितनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएँगे। बस बेसिक सी चीज़ ये है कि गैस फ़ीस ऐसी फ़ीस को कहते हैं जो ट्रांज़ैक्शंस के दौरान यूज़ होती है, ली जाती है आपसे, सॉरी। अच्छा, थिर्डली इसके अंदर अगर हम बात करें तो टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं, जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि यार वॉलेट क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, टोकन्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कीज़ का समझा दूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन 2 है और ये पर्सन 1 को कोई ट्रांज़ैक्शन करना चाह रहा है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अभी हम बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं कर रहे। तो इसके अंदर पूरा मैकेनिज़्म वर्क इस तरह करता है कि पेयर 1 को अगर कोई चीज़, कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, तो पेयर 2 का भी पब्लिक एड्रेस और पेयर 1 का भी पब्लिक एड्रेस पूरे मतलब ग्लोबली विज़िबल होगा, सही है? जो चीज़ हिडन रहती है वो होती है इनके अपने-अपने प्राइवेट एड्रेसेस। जो पेयर 2 को सिर्फ़ अपना प्राइवेट एड्रेस पता होगा और पेयर 1 को अपना प्राइवेट एड्रेस पता होगा। ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, ये चीज़ पब्लिकली एक्सपोज़्ड होती है। तो ये इसी की बेसिस के ऊपर ट्रांज़ैक्शंस वग़ैरह होती हैं अगर आप वॉलेट टू वॉलेट कर रहे हैं। अगर इसके बीच अगर कोई एक्सचेंज आपको मीडिएट कर रही है, अब एक्सचेंज इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म को कहते हैं जो आप समझिए जिस तरह बाइनेंस है, आप सबने नाम सुना होगा उसका। तो बाइनेंस क्या करता है, बाइनेंस कहता है कि भाई मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आओ, सही है? आप यहाँ पर आकर ट्रेड करो। आपको सारे मोस्ट ऑफ द 95% कॉइन्स आपको बाइनेंस के ऊपर मिल जाएँगे, 90 टू 95% जो मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कॉइन्स है। मीम कॉइन्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक है। तो बाइनेंस एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ आकर सारे कॉइन्स देख सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, बिटगेट, बिंगेक्स, मैक्सी, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो एक एक्सचेंज का काम ये होता है, जिस तरह बैंक है उसी तरह एक एक्सचेंज होता है। बट फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर जो आपके फंड्स वगैरह होते हैं, अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये एक्सचेंज किसी को ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती, आपका डेटा नहीं दे सकती। जिस तरह एक बैंक प्रोवाइड कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट को अगर चाहिए डेटा, तो बैंक वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। बट एक्सचेंजेस के अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिनिमल रहती हैं। क्योंकि आप एक्सचेंज में वही फंड डालते हैं जिसके ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी होती है। ज़्यादातर आप पैसा अपने वॉलेट्स के अंदर रखते हैं, सही है? अब वॉलेट अगर हम इसी यहीं पर समझ लें तो दोनों चीज़ें समझना साथ आसान हो जाएँगी। वॉलेट एक ऐसा क्या कह सकते हैं, एक ऐसी फिज़िकल और नॉन टेंजिबल चीज़ भी है और ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपना सारा पैसा रख सकते हैं। अब ये सिक्योर्ड इस वजह से होता है, इसके अंदर आपको मिलता है, अगर आप ये देखें इसके अंदर आपको मिलता है एक फ्रेज़, 12 वर्ड्स का होता है, कीवर्ड्स का फ्रेज़ मिलता है, जो या एक पासवर्ड कह लें आप उसको, जो सिर्फ़ आपको पता होता है और किसी को नहीं पता होना चाहिए। वो अगर किसी और को पता है, तो आपका वॉलेट वो आराम से हैक कर सकता है। उसके अलावा आपका वॉलेट वो हैक नहीं हो सकता। अब वॉलेट्स डिफरेंट तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, मेटामास्क हो गया या और भी काफ़ी सारे, फैंटम वॉलेट हो गया, काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो वॉलेट्स प्रोवाइड करते हैं। बट वहाँ आप अपने सारे फंड्स रख सकते हैं, उसके अंदर आपको किसी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आपको ट्रेड करनी हो, आप उसको अपने वॉलेट से आप
ट्रेडेबल जो आपकी अमाउंट है, जितना भी आपको ट्रेड करना है, वो आप अपने एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र करें। फिर एक्सचेंज आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर देगी आपकी ईज़ के लिए कि आप डायरेक्ट वहाँ जाकर आराम से ट्रेड कर सकें किसी भी पेयर के अंदर। तो वो ट्रेड करना भी हम आपको सिखाएँगे एक्सचेंजेस के अंदर, अगर आप लोग कहेंगे कि अकाउंट बनाना भी सिखा दें एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आपको वो भी सिखा दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम ये समझ रहे थे कि एक्सचेंजेस किस तरह से वर्क करती हैं, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि बस एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ आपको सारे कॉइन्स मिल जाएँगे, मोस्ट ऑफ द कॉइन्स मिल जाएँगे, जहाँ जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बाइनेंस की दी। इसके बरक्स मैंने आपको वॉलेट भी समझा दिया कि जहाँ आप अपना फ़ंड रख सकते हैं। अगर आप वॉलेट से ट्रेड करेंगे, तो ये वाला सेट, ये जितना ये मैंने मैकेनिज़्म समझाया प्रॉपर्ली ये फ़ॉलो होगा कि पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शंस होंगी, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। अगर आप एक्सचेंज से ट्रेड करेंगे तो सिर्फ़ आप डायरेक्ट वहाँ से बाय एंड परचेज़ कर सकते हैं, तो वो एक आपकी ईज़ के लिए एक्सचेंज प्रोवाइड करती है। क्योंकि वॉलेट से अपना ट्रेडिंग करना थोड़ा मतलब ट्रिकी रहता है और गैस फ़ीस वगैरह का मसले मसाइल आते रहते हैं। उससे बचने के लिए आप अगर आप एक्सचेंज को प्रेफ़र करते हैं, तो एक्सचेंजेस आपको वो सारे मसले हल करके देती है, अपनी फ़ीस लेती है एक्सचेंज, जिसे फंडिंग फ़ीस भी कहते हैं। डिफरेंट तरह की ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कह लें आप। बस इस तरह की मिनिमल फ़ीस लेकर एक्सचेंज आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कर देती है किसी भी ट्रेडिंग के दौरान। अब हम ये समझते हैं कि माइनिंग क्या होती है और ये टोकन्स क्या होते हैं। हमने प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब अगर हम माइनिंग की बात करें, तो अगर आप ये देखें डिफरेंट तरह के जितने भी कॉइन्स हैं, इसको लाने के लिए अगर आप थोड़ा-सा गौर करें, कहाँ स ये कॉइन अगर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? मतलब अब ऐसी तो कोई बनाकर नहीं ला सकता ना, क्योंकि कोई इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रलाइज़ कर ही नहीं रहा। ये डिसेंट्रलाइज़्ड पूरा मैकेनिज़्म है ब्लॉकचेन का। इसे कोई ओन तो करता नहीं है। तो ये सारे कॉइन्स बनते कैसे हैं? ये सारे कॉइन्स बनते हैं, इनकी माइनिंग होती है। जिस तरह बिटकॉइन माइनिंग का आपने नाम सुना होगा, बड़े-बड़े जीपीयू सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जिनके ऊपर माइनिंग की जाती है, एल्गोरिथम्स मैच किए जाते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व्स की जाती हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर अगर वो मैच कर जाती हैं उन एल्गोरिथम्स के आंसर से, तो जो भी वो माइन कर रहा होता है, वो पर्टिकुलर कॉइन, उसको रिवॉर्ड मिलता है। ये मैंने आपको काफ़ी टेक्निकल चीज़ काफ़ी आसान लफ्ज़ों में समझा दी, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारा समझना इतना बेहतर है और इतना काफ़ी है कि ये आते कहाँ से हैं, ये माइनिंग के थ्रू आते हैं। डिफरेंट जो भी कंपनीज़ हैं, अगर एक्सआरपी की जो कंपनी है वो एक्सआरपी कॉइन्स मार्केट के अंदर उतार रही है, तो वो माइनिंग के थ्रू ही उतारेगी कि इतने-इतने कॉइन्स मार्केट के अंदर आ गए हैं और इतने-इतने आना बाकी हैं, जिससे सप्लाई एंड डिमांड का एक जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, हमने ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, मैं समझता हूँ आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इन चीज़ों के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। इसके अंदर मैं एक रिकैप कर देता हूँ, हमने सबसे पहले डिजिटल मनी का समझा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल मनी है। ट्रांज़ैक्शंस किस तरह से होती हैं, पीयर टू पीयर, पब्लिक एड्रेसेस के थ्रू, सही है? और ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं ट्रांज़ैक्शंस। और एक प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, एक्सचेंज किस तरह से काम करती है और वॉलेट किस तरह से काम करता है, उसका जो फ्रेज़ होता है, वो सँभाल कर रखना कितना इम्पोर्टेंट है, सही है? बाइनेंस का मैंने आपको बताया। गैस फ़ीस मैंने आपको समझा दी। बैंकिंग सेक्टर एक जो पुराना जो नॉर्मल जो एक नॉर्म है, वो किस तरह से काम करता है। प्राइवेसी बैंकिंग सेक्टर में क्यों कम होती है और इसमें क्यों ज़्यादा होती है, सही है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसमें और समझा दूँ कि आपके जो पब्लिक एड्रेस है, अगर ये किसी को पता हो, तो वो बस इतना जान सकता है कि आपका वो पब्लिक एड्रेस डालकर कि उस टाइम आपके उस वॉलेट में कितने पैसे पड़े हैं। और आपने उस अकाउंट से कितनी मतलब ट्रेडिंग की है, कितनी ट्रांज़ैक्शंस की हैं, तो उस चीज़ का अंदाज़ा आपके पब्लिक एड्रेस से लगाया जा सकता है। बट इसके अंदर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो इसमें और बैंक में क्या फ़र्क हुआ? इसमें और बैंक में ये फ़र्क हुआ कि आप वॉलेट्स मल्टीपल बना सकते हैं। मतलब अगर आपने एक अकाउंट के अंदर लाख डॉलर रखे हुए हैं और एक अकाउंट, ये आपका मेन अकाउंट है। अब आपको इसमें से कोई ट्रेडिंग करनी है, सिर्फ़ फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 की आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आपने इस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, सिंपल। इस अकाउंट के अंदर आपने
अपने $100 या $1000 आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करे इस वॉलेट के अंदर, $1000 सोच सपोज़ आपने ट्रांसफ़र कर दिए, तब जिसको भी नज़र आएगा आपका उसको ये वाला वॉलेट नज़र आएगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। बट वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो आपका नाम नहीं जान सकता, वो आपका पता नहीं जान सकता, आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं होगी। उसको बस आपका एड्रेस का पता होगा कि ये एड्रेस है, जो इतने बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है या इतनी बड़ी-बड़ी ट्रेडिंग कर रहा है। जस्ट इतना उसको पता होगा, उसको आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने हाइलाइट करने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो मैंने बेसिक लेवल पे आकर समझाई हैं तो समझ आई होंगी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।